हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो आप लोग को जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसकी मैं आप लोग को प्रिपरेशन करा रही थी। जिसके क्लासेस आप लोग के चल रहे थे जो कि बिल्कुल फ्री हैं। किसी भी तरह का कोई फीस आपको नहीं देनी है। इसके एमसीक्यूज भी साथ में रहेंगे। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोग के लिए अपलोड करूंगी क्योंकि जो कि बताया गया है कि मई या जून में आप लोग के एग्जाम्स हो सकते हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है कि जून तक ही जाएंगे, इलेक्शन की वजह से आप लोग भी जानते होंगे। तो उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग के लिए करा रही थी। तो उसकी फर्स्ट वीडियो आई थी क्लास 1 में, जिसमें हमने सिलेबस भी समझा था और साथ में ये भी समझा था कि जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं उनमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या रहता है, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, अकाउंटिंग के क्या सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट क्या रहता है, उसको हमने डिटेल में समझा था। आज उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। उससे जो आगे आपके एमसीक्यूज है उनको भी सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि वहां पर हमने समझ लिया था, यहाँ पर एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे, कंफ्यूजन हमारी क्लियर हो जाएगी। इसी तरह सारी आप लोग की सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस आती रहेंगी। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। गैप का अर्थ है, गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजंस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैप का क्या अर्थ है। तो मैंने बताया था वहां पर आपको कि गैप क्या है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए थे तो कुछ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल उसमें से थे, तो वो कौन से हैं, वो कहलाते हैं आपके गैप। गैप की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, लेखांकन का सामान्य सिद्धांत या फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखांकन सिद्धांत के अनुसार संस्था और स्वामी को अलग अलग माना जाना चाहिए। Which accounting principle states that companies and owners should be treated as separate entities? Monetary unit assumption, business initiative concept, periodicity assumption या फिर going concern concept। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो संस्था है एक कंपनी है और जो इसका स्वामी होता है दो अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। ऐसे तो मैंने आपको बताया था, ऐसे कंपनी है। कंपनी को क्या माना जाता है, एक आर्टिफिशियल बॉडी माना जाता है, कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। तो उसमें कोई भी आए कोई भी जाए, उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वो कौन सी अवधारणा हो जाएगी, उसे कहते हैं व्यापार की पृथक इकाई की संकल्पना, बिजनेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो मौद्रिक अवधारणा थी उसमें मेजर किया जा सके, जिन ट्रांजैक्शंस को मौद्रिक रूप में मापा जा सके उनको ही शामिल करना चाहिए। जो लेखांकन अवधि है कि एक निर्धारित अवधि होती है 12 मंथ की, 12 मंथ की और चालू व्यापार की, तो इसमें यह माना जाता है कि अनंत काल तक, इन्फिनिट टाइम तक हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत या व्यय को उसी समय दर्ज किया जाना चाहिए जिस राजस्व से वे संबंधित हैं या फिर जिस आगम से वो संबंधित हैं, वाक्य सिद्धांत द्वारा निर्दिष्ट है। कॉस्ट और expenses must be recorded at the same time as the revenue to which they correspondent is specified by which principle? Matching principle, going concern principle, consistency principle, prudence principle। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो लागत है या फिर जो व्यय होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं, तो उनको कब वह दिखा लेना चाहिए, जिस समय वो जनरेट होते हैं, जिस समय रेवेन्यू हो रहा है उसी टाइम ही दिखा देना चाहिए। तो ये किस सिद्धांत द्वारा कहा गया है या किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये किसमें आता है, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था। एक आप लोग का रेवेन्यू कॉन्सेप्ट था, एक आप लोग का एक्सपेंसेस कॉन्सेप्ट था और एक था मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो आय है और व्यय है दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसमें या तो इनकम प्रॉफिट होगा या तो लॉस होता है, उसमें समझाया था आपको मैंने मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी अवधारणा बताती है कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट है। Which concept states that for every debit there is a credit? Money measurement concept, accounting period concept, separate initiative concept, dual aspect concept। यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है, तो कौन सी अवधारणा है वो, मुद्रा मापन की, लेखांकन अवधि की, पृथक इकाई की या फिर द्विपक्षीय। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये डुअल एस्पेक्ट हो गया, द्विपक्षीय अवधारणा हो गई कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है। वो आपके जो अकाउंटिंग समीकरण थे नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशंस मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, उसके अनुसार है कि माना जाता है कि एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आय मापने के लिए सबसे स्वीकार्य विधि है। फॉर मेजरिंग इनकम द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड इज to apply normal rate of return on capital invested, to apply the average return in industry on capital, to match the cost with revenue, to find out the difference in net worth as on two dates। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आय को मापने की कौन सी विधि जो है वो स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल मानी जाती है कि निश्चित निवेशित पूंजी पर प्रतिफल की सामान्य दर, पूंजी को उद्योग में औसत रिटर्न लागू करने के लिए लागत को आय के साथ मिलाना, दो तिथियों पर निवल मूल्यों में अंतर का पता लगाना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो इनकम होती है उसको मेजर करने की कौन सी जो स्वीकार्य विधि है, तो वो स्वीकार्य विधि क्या हो जाती है, लागत को आय के साथ मिलाना, टू मैच द कॉस्ट विद रेवेन्यू। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखांकन समीकरण का सही रूप है, द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज। यहाँ पर आपको कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन दे रखी है, इसमें से आपको ये बताना है कि इन चारों में से करेक्ट कौन सी है। एसेट माइनस रिसीवेबल्स इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट प्लस रिसीवेबल्स इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, या फिर एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। बहुत ही सिंपल सा इसी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। आई होप सभी बच्चों का आंसर इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि आप लोग को मैंने पढ़ाया था और आप लोग को आता भी होगा, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये तो बेसिक सी चीजें पता होनी ही चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्व मान्यता सिद्धांत के अनुसार विक्रय राजस्व का लेखा कब किया जाना चाहिए। एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, सेल्स रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन order is taken for merchandise, ownership of goods gets transferred from the seller to the buyer, cash is received, all of the above। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर जो राजस्व मान्यता सिद्धांत, या फिर हम यहाँ पर आगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं, आगम मान्यता सिद्धांत के अनुसार जो विक्रय आगम का लेखा होगा वो कब किया जाएगा, कि जब माल का ऑर्डर मिलता है तब, जब माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को स्थानांतरित हो जाता है तब, जब नगद प्राप्त होता है तब, या फिर इन तीनों ही कंडीशंस में मान लिया जाएगा कि हमारी जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो चुकी है, उसको हम लेखा कर लेते हैं या फिर रिकॉर्ड में अपने दिखा देते हैं। तो तब दिखाया जाएगा जब जो माल होगा, जो गुड्स होते हैं, उसको जो ओनरशिप होती है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि जो उसे परचेज कर रहा उसको हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। एक होता है आप लोगों का किसी वस्तु को यूज करने का अधिकार, किसी वस्तु को हम अपने अधिकार में ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। एक होता है स्वामित्व का हस्तांतरण होना, ओनरशिप का ट्रांसफर होना। जैसे कि आप लोगों ने हायर परचेज सिस्टम पढ़ा होगा या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहां पर जो लास्ट किस्त का भुगतान जब तक नहीं हो जाता तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, और एक में क्या होता है कि जैसे ही पहली किस्त दी जाती है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा कि जब पहली ही किस्त दे करके जैसे ही ओनरशिप का ट्रांसफर होगा वैसे ही मान लिया जाएगा कि रेवेन्यू हो गया है और उसको हम अपने रिकॉर्ड में लिख लेंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी होगा। और ये कौन सी अवधारणा है, ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधारणा के कारण लेखांकन गैर वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड नहीं करता है। ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग डजंट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो गैर वित्तीय लेन देन होंगे उनका लेखा नहीं करते, उनको हम रिकॉर्ड में नहीं रखते हैं। चालू व्यापार की, मुद्रा मापन की अवधारणा, उपार्जन अवधारणा, या फिर लागत अवधारणा। तो यह बहुत ही सिंपल सा है, जो हमारे गैर वित्तीय लेन देन है कब नहीं दिखाए जाएंगे, जो जिनको हम मुद्रा में माप ही नहीं सकते, मनी में मेजर ही नहीं कर सकते, तो उनको हम नहीं दिखाएंगे। तो वो कहाँ आ जाएंगे, आपके मुद्रा मापन की अवधारणा में आ जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय के लेनदार के रूप में माना जाता है। द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में, उसके अनुसार कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जो
बिजनेस जो ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, जो बिजनेस का ओनर है, स्वामी है, उसको भी एक लेनदार की तरह, एक क्रेडिटर की तरह देखा जाता है, तो कौन सी अवधारणा आपकी हो जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कौन सी अवधारणा होती है, वो आपकी इकाई अवधारणा या फिर इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसमें कि जो बिजनेस है उसका अस्तित्व अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। यानी कि जो बिजनेस को चला रहा है और जो जो बिजनेस, दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे कि आपको कंपनी के बारे में पता है कि कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, तो किसी भी सदस्य की या फिर जो कोई शेयर होल्डर है या डिवेंचर होल्डर है, कोई भी आ रहा है जा रहा है, उसका कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी लगातार वैसे ही चलती रहती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखांकन की उपार्जन अवधारणा के अनुसार किसी भी वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। एज पर द accrual concept of accounting, any financial or business transaction should be recorded. When profit is computed, when balance sheet is prepared, when cash received or paid, when transaction occurs. क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेखांकन की उपार्जन अवधारणा है, उसके अनुसार कोई भी व्यवसायिक या फिर वित्तीय लेन देन जो होता है, फाइनेंशियल या फिर आप लोगों का जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसको कब रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, उसका लेखा कब रखना चाहिए, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो जब लाभ की गणना होती है या आर्थिक चिट्ठा तैयार होगा या फिर नगद प्राप्त भुगतान हो या फिर जब लेन देन होता है, तो कब किया जाएगा, जब लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, वैसे ही उसका लेखा कर लिया जाता है। उसी के बेसिस पर तो आगे जाके क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनाई जाएगी। इसलिए जो लेखा होता है, रिकॉर्डिंग का काम होता है, वो ट्रांजेक्शन जैसे ही होगा वैसे ही कर लिया जाएगा। सबसे पहले जर्नल बनता है ना, सबसे पहले जर्नल बनाएंगे, फिर हम लेजर तैयार करते हैं। अगर जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक्स हैं तो उसको तैयार करेंगे, फिर हम लेजर तैयार करेंगे, कैश बुक बनाते हैं। इसके अलावा अगर कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता, आपको पता ही होगा। उसके बाद ट्रेडिंग बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखांकन चक्र में शामिल नहीं है। द अकाउंटिंग साइकिल डजंट इंक्लूड रिकॉर्डिंग, डिसीजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रेटिंग। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो एक लेखांकन चक्र होता है, इसमें क्या चीज शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आगे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, रिकॉर्डिंग करना, निर्णय लेना, वर्गीकरण करना, फिर विश्लेषण करना। लेखांकन चक्र क्या होता है, लेखांकन चक्र क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल जिसे कहा जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक फिगर, इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, फिर जर्नल आ जाता है, उसके बाद इससे बनाते हैं लेजर, हम लेजर से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट तैयार होती है। उसके बाद उसका हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसी तरह से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, फंड फ्लो बनता है, रेशो एनालिसिस होता है, बीईपी एनालिसिस होता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या चीज अकाउंटिंग साइकिल में इसमें शामिल नहीं की जाएगी, तो अकाउंटिंग साइकिल जो होता है वहां पर जो निर्णय लेना है, डिसीजन मेकिंग है, उसको शामिल नहीं किया जाता। बाकी ये तीनों ही चीजें आती है। रिकॉर्डिंग जैसे लेखा रखा जाएगा, जैसे जर्नल में रखा जाता है। वर्गीकरण जब हम लेजर बनाते हैं तो वहां पर आपको पता ही होगा कि 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। तो उन तीनों के बेसिस पे वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। विश्लेषण, इंटरप्रेटिंग, अभी आपको मैंने समझा ही दिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, फंड फ्लो बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग का काम जो होता है वो इस लेखांकन चक्र में नहीं आता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उससे जो आपका रेखांकन चक्र है, इसमें से और भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा कार्य किसके बाद किया जाता है, कि जर्नल कब बनता है, लेजर क्या, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकते हैं कि सारी चीजें दे रखी हूँ, आपसे पूछे कि सही सीक्वेंस क्या है, सही क्रमबद्ध क्या कैसे करेंगे, तो जर्नल आएगा, फिर लेजर आएगा, फिर ट्रायल बैलेंस आएगा। इस तरह से भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो उसको ध्यान में रखिएगा कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से एक लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। रिजल्ट ओरिएंटेड, फैक्चुअल, प्रैक्टिकल, समराइजिंग। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लेखांकन सिद्धांतों की कौन सी इसमें से एक विशेषता नहीं होती है। ये पड़ावों पर आधारित होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं या फिर सारांश होते हैं। तो यहाँ पर जो लेखांकन सिद्धांत होंगे, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड भी होते हैं, फैक्चुअल भी होते हैं, तथ्यों पर तो पूरी तरह आधारित होते हैं कि जिस जैसा भी ट्रांजेक्शन होगा, जिस तरह का होगा, जिस नेचर का होगा, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तभी तो तथ्य बनेगा, फैक्ट होगा, उसी के बेसिस पे एंट्रीज की जाएंगी। प्रैक्टिकल भी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, आप काल्पनिक कोई भी सोच करके एंट्री नहीं कर देते, जो एक्चुअल में हुए होते हैं ट्रांजेक्शन, उनकी ही एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर जो समराइजिंग होगा, सारांश।
सारांश जो होता है वो लेखांकन सिद्धांत सारांश को नहीं बताते हैं। सारांश का काम जो होता है आपका अलग हो जाएगा कि कैसे समराइज करके चीजों को दिखाया जाएगा, उसमें यहाँ पे समराइजिंग का काम नहीं होता है। बाकी ये तीनों ही विशेषताएं या फीचर्स जो होते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था विशेषता क्या नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान जरूर दिया करिए, अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है कि क्या पूछा है, पूछ रहा था विशेषता नहीं है, तो विशेषता नहीं है वो समराइजिंग विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगति परिपाटी के अनुसार लेखांकन सिद्धांत डैश होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी कंसिस्टेंट, वेरिएबल, फ्लेक्सिबल, फैक्चुअल। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है उसके अनुसार लेखांकन सिद्धांत जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एक जैसे होते हैं, चर होते हैं, लचीले होते हैं या फिर वास्तविक होते हैं। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर परिवर्तनशील हो जाएगा, चर या फिर परिवर्तनशील होते हैं। तो जो संगति परिपाटी कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, जिस भी तरीके से अपने अकाउंट्स को बना रहे हैं, लगातार वैसे ही आगे भी हम बनाते रहेंगे, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होता है, एक जैसे रहते हैं। एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखांकन सिद्धांत के तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज रिलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेसिबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है लेखांकन सिद्धांत के क्या तत्व होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं। औचित्यपूर्ण होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, व्यवहारिक होता है, तो ये सभी। तो जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं औचित्यपूर्ण, रिलेवेंस भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कुछ ना कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को रखने का, व्यवहारिक भी होते हैं। तो तीनों ही उसके एलिमेंट्स होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांत की सीमा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली मॉनेटरी फॉर्म ऑफ इवेंट्स, लैक ऑफ कॉमन व्यूज बोथ ऑफ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी लिमिट्स नहीं है जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं उनकी। लिमिट्स क्या होती हैं, मतलब कहने का ये हो जाता है कि कौन से काम ऐसा है जो कि लेखांकन सिद्धांतों के जरिए हम नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा करना, एक मत का भाव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या सीमा नहीं है, लेखांकन सिद्धांत की सीमा नहीं है जो पूछ रहा है। तो लेखांकन सिद्धांत की सीमा जो है वो ये दोनों ही नहीं होगा। केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा किया जाता है, ये उसकी एक सीमा है। क्यों, क्योंकि जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं हमें ये बताते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनका ही लेखा किया। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, लेखांकन सिद्धांत की सीमा नहीं है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो इसकी विशेषता होगी, इसका गुण होगा, इसकी मतलब अच्छाई होगी, वही तो इसकी सीमा नहीं होगी ना। तो यहाँ पर केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा, तो ये एक सीमा है, एक लिमिट है कि इसमें से फाइनेंशियल चीजों को ही लिखा जाता है, उनके बारे में ही बात की जाती है। एक मत का भाव सही है क्योंकि प्रिंसिपल्स बहुत से, एक प्रिंसिपल कहता है कि जो संभावित दायित्व फ्यूचर में हमारे पास होने वाले हैं उनका भी हमें जो है रखना चाहिए बना करके, इसके लिए सीक्रेट रिजर्व बनाना चाहिए। तो एक कहता है कि हमें कुछ भी नहीं बनाना चाहिए इस तरह का, जो कुछ भी हमारे बिजनेस की सही स्थिति उसको प्रकट कर देना चाहिए, जो फुल डिस्क्लोजर का सिद्धांत है। फिर मैंने आपको समझाया था। तो क्या है, आपस में क्या है, एक जैसा नहीं बोल रहे हैं, दोनों बातें अलग अलग है, कॉमन व्यू नहीं है। तो यहाँ पर एक मकसद का भी अभाव होता है, तो यहाँ पर सिद्धांत की भी सीमा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये दोनों ही क्या है, आपकी सीमाएं हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली थी, इसमें हमने इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरह आपके आगे की भी वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। उससे भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एक या दो क्वेश्चन कभी कभी मैचिंग में दे देते हैं, तो 4 आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे देंगे, वो किससे रिलेटेड है वो पूछ लेगा, तो वो भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा। नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।